नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएमए गेस्ट पेपर के एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ बीबीएमक्यू के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो यह टॉपिक आपके लिए भी बहुत जरूरी होने वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यह सवाल पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू समझते हैं, ताकि आपको पूरी बेसिक जानकारी मिल जाए और आप इस टॉपिक को आसानी से याद कर सकें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इतिहास के स्वरूप को अपने शब्दों में समझाइए। दोस्तों, जब हम इतिहास के स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास क्या है। क्योंकि यदि आप इतिहास को अच्छे से समझिएगा नहीं, इतिहास आप सुन रहे होंगे कि इतिहास क्या है, तो आप सोचिएगा कि इतिहास क्या है, ये हम लोग तो समझ जानते हैं क्या है। लेकिन जब इसको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप इसको किस तरह डिफाइन कीजिएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं कि इतिहास क्या है, इसे उदाहरण देके परिभाषित करें। तो चलिए, यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखें तो हम आपको फिर से बताते हैं कि इतिहास क्या है। इसके बाद हम आपको इतिहास के स्वरूपों के बारे में बताएंगे कि इतिहास के स्वरूप से आप क्या समझिएगा और आप अपने शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हैं एग्जाम में, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, जब हम इतिहास के स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतिहास आखिर होता क्या है। इतिहास सिर्फ तारीखें, घटनाओं और राजाओं की कहानियां नहीं है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, 5-6 में थे, तो हम लोग ये समझते थे कि इतिहास का मतलब होता है तारीख को याद करना, घटनाओं को याद करना कि सिंधु घाटी सभ्यता कब हुआ था, वर्ल्ड वाइड 2 कब हुआ था। तो हम लोग बस यही जानते थे कि पहले कुछ हो गया तो उसे हम लोग को याद करना है और फिर उसे एग्जाम में लिखना है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना होगा कि इतिहास सिर्फ तारीखों, घटनाओं और राजाओं की कहानियां नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। अब बोलिएगा विज्ञान ये कैसे है? दोस्तों, ये बल्कि यह विज्ञान है जो हमें मानव समाज के विकास, बदलाव और संघर्षों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, इतिहास को हम विज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास हमें मानव समाज के विकास, मानव समाज के बदलाव और मानव के संघर्षों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, इतिहास हमें यह बताता है कि समय के साथ समाज कैसे बदला, कौन कौन सी नीतियां बनी और किन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए। इतिहास हमें क्या क्या सिखाती है? इतिहास हमें कई सारी चीजें सिखाती है, जैसे समय के साथ समाज कैसे बदली, कौन कौन सी नीतियां बनी, मतलब हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उस समय क्या नीतियां थी, उस समय क्या भाषाएं थे, उस समय लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनावे थे। इसी चीजों के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और किन गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, हमारे जो राजा हुए भारत में, वे कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से ही दूसरे से पराजय हो गए, वो उनसे हार गए। तो इतिहास हमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी सिखाती है जो हमें वर्तमान समय में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज तो वो गलती कर चुके हैं। लेकिन इतिहास इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास हम लोग इसलिए नहीं, मतलब इतिहास हम लोग इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि जो गलतियां हमारे पूर्वज किए वे गलतियां हमसे ना हो। अब दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इतिहास का स्वरूप आखिर होता कैसा है, इतिहास का स्वरूप आखिर है क्या? दोस्तों, इतिहास का स्वरूप क्या है, चलिए इसे हम लोग एक समझते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे एग्जाम में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों, इतिहास को हम समय के अनुसार अलग अलग युगों में बांट सकते हैं, जिससे यह समझने में आसानी होती है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में। जैसे हम कैसे बांट सकते हैं, जैसे आपको पता होगा, पहले होती सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मध्यकाल और अभी जो चल रही है आधुनिक भारत। दोस्तों, बदलता हुआ स्वरूप, जिसे हम लोग गतिशीलता भी बोलते हैं। दोस्तों, इतिहास कभी अस्थिर नहीं रहता। वो कैसे? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि नई खोजें पुरानी धारणाओं को बदल देती है। ये समझ, जैसे कि नई खोजें पुरानी धारणाओं को बदल देती है, वो कैसे? उदाहरण के लिए, पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जब नए पुरातत्व साक्ष्य मिले तो हमें उसकी व्यवस्था, संस्कृति और तकनीकी के बारे में और भी कुछ जानने को मिला। इसके बाद साक्ष्यों पर आधारित जब कुछ हमें मिल जाती है तो इतिहास भी बदलता है। दोस्तों, जैसे कहने का मतलब बदलता है कि उसमें कुछ चेंज होता है, ये कहने का मतलब है। इतिहास को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर लिखा जाता है, जैसे ताम्रपत्र, ताम्रलेख, शिलालेख, सिक्के, किताबें, ये सब हमें प्राचीन साम्राज्य
के बारे में बताते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख हमें उसके धर्म, नीति और प्रशासन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अलग-अलग दृष्टिकोण, मतलब ये भी इतिहास का एक स्वरूप है। अलग-अलग दृष्टिकोण कहने का मतलब है एक ही घटना को अलग-अलग इतिहासकार अलग तरह से व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए कोई सा भी आप घटना लिख सकते हैं, जिसे भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जो भारतीय इतिहासकार थे वे 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। वही जो ब्रिटिश इतिहासकार थे इसे सिपाही विद्रोह मानते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसे समझने और विश्लेषण करने की भी जरूरत होती है। दोस्तों, इतिहास अकेले नहीं लिखा जा सकता या पुरातत्व, समाजशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एकदम सरल भाषा में बताते हैं कि आप एग्जाम में इसे लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इतिहास क्या है, इतिहास के स्वरूप को अपने शब्दों में समझाइए। और कभी कभी आपको उदाहरण भी पूछ लिया जाता है कि इतिहास के स्वरूप को अपने शब्दों में समझाइए और कुछ उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह पूछा जाता है। हो सकता है कि बस लैंग्वेज का चेंज हो, लेकिन यदि इतिहास आपके क्वेश्चन में रहे और स्वरूप रहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप क्वेश्चन को लिखिएगा कैसे, क्योंकि आप समझ लिए कि इतिहास आखिर होता क्या है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप एग्जाम हॉल में पेपर में लिखते कैसे हैं आंसर को। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। इतिहास एक प्रकृति एक अनुशासन के रूप में इसकी विशेषताओं, दायरे और महत्व का वर्णन करती है। इतिहास की प्रकृति एक अनुशासन के रूप में इसकी विशेषताओं, दायरे और महत्व का वर्णन करती है। यह एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है जो समय के माध्यम से मानव जीवन, समाज और घटनाओं का पता लगाता है। इतिहास तथ्यों के संग्रह से कहीं अधिक है। यह साक्ष्य, व्याख्या और विश्लेषण द्वारा आकार दी गई है, एक कथा है। आइए इसके बात करते हैं स्वरूप, कालानुक्रमिक रूपरेखा के बारे में। दोस्तों, इतिहास घटनाओं को एक समय रेखा में व्यवस्थित करता है। इतिहास क्या करता है? कोई भी घटना को एक समय रेखा में व्यवस्थित करता है, जिससे हमें घटनाओं के क्रम और उनके संबंधों को समझने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, इतिहास से हमें क्या फायदा होता है? इतिहास कोई भी घटना को एक समय रेखा में व्यवस्थित करता है, जिससे हम घटनाओं के क्रम और उन घटनाओं के आपस में संबंध क्या है इसे समझने में हम लोग को आसानी होती है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, भारत के इतिहास का कालानुक्रमिक अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। इसके बाद वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद काल आते हैं। यह क्रम इतिहासकारों को समाजों के विकास का पता लगाने में मदद करता है। पहला क्या था? सिंधु घाटी, इसके बाद वैदिक युग, देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद वैदिक युग, मौर्य साम्राज्य और बाद के काल आते हैं। यह क्रम इतिहासकारों को समाजों के विकास का पता लगाने में मदद करता है। क्या इससे मतलब इतिहास तो सारी घटनाओं को क्रमबद्ध करके रखता है, जिससे होता यह है कि इतिहासकारों को समाजों के विकास का पता लगाने में मदद होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे थी, वहां कैसा कल्चर था, वहां का भाषा क्या था। इसके बाद वैदिक युग, और एक दूसरे से ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं इसके बारे में इतिहासकार पता लगाते हैं। इतिहास हमें सारी घटनाओं को एक जगह क्रमबद्ध करके देती है ताकि हम लोग को समझने में आसानी होती है। आइए इसके बाद बात करते हैं हम लोग गतिशील और सतत के बारे में। दोस्तों, इतिहास अस्थिर नहीं है। अस्थिर इसलिए नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जहां नई खोजें और व्याख्याएं अतीत के बारे में हमारी समझ को नया आकार देती है। दोस्तों, इतिहास इसलिए स्थिर नहीं है क्योंकि यह एक सतत विकास है, सतत प्रक्रिया है जहां नई खोजें और व्याख्या अतीत के रूप में हमारी समझ को नया आकार देती है। उदाहरण के लिए, यदि
लिपि का गुण अर्थ प्राप्त कर लिया गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। क्योंकि अभी हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पता नहीं है, जिसमें से है आपका हड़प्पा सभ्यता का लिपि, मतलब वहां लोग बोलते कैसे थे, इसके बारे मतलब उन लोग का भाषा क्या था, अभी तक विज्ञानों द्वारा पता नहीं कर पाया गया। इसमें हालांकि काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसे डिकोड नहीं किया गया है। यदि हड़प्पा लिपि का गुण अर्थ प्राप्त कर लिया गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। यदि इसे इतिहासकारों द्वारा पता कर लिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बोलते कैसे थे, तो ये हमारे लिए एक क्रांतिकारी से कम नहीं होगा, तो हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसके बाद दोस्तों साक्ष्य के आधार पर इतिहास दस्तावेजों, कलाकृतियों और शिलालेखों जैसे भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। साक्ष्य के बिना घटनाओं को सत्यापित समझा नहीं जा सकता। दोस्तों अभी आप इतिहास में जो भी कुछ भी पढ़िएगा वह सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है या कोई बोल दिया कि पहले ऐसा था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देने से लिख दिया गया है। यहाँ पर इतिहास जो भी होता है वे सभी साक्ष्य के आधार पर होते हैं। इतिहास दस्तावेज, कलाकृतियों और शिलालेखों जैसे भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। साक्ष्य के बिना घटनाओं को सत्यापित या समझा नहीं जा सकता। कहने का मतलब आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कहने मतलब कि पहले आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था, लोग ये करते थे, वो करते थे, तो ये सिर्फ आपका एक मौखिक भाषा है, आप बोल देंगे, लेकिन जब तक उसके बारे में एक साक्ष्य नहीं मिलेगा, इतिहासकार उसे इतिहास में लिखेंगे नहीं। जैसे इतिहास दस्तावेज, कलाकृतियां और शिलालेख जैसे भौतिक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। जैसे आप कुछ भी दस्तावेज जो कुछ होगा, जैसे अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, तो जब वहां पर खुदाई चल रहा था तो वहां पर बहुत ऐसे कलाकृतियां मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, जिससे उसका जो अस्तित्व पता लगाया गया कि पहले ऐसी सभ्यता होती थी। साक्ष्य के बिना घटनाओं को सत्यापित या समझा नहीं जा सकता। बिना किसी भी साक्ष्य के हम लोग कोई भी घटना को सत्यापित नहीं कर सकते हैं, ना उसे समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक की नीतियां और उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रमुख प्रमाण हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक की नीतियां और उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रमुख प्रमाण हैं। क्या क्या उनके किनसे उनके परिणाम है? अशोक के शिलालेख सम्राट के अशोक की नीतियां और उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रमुख प्रमाण हैं। इसके बाद है दोस्तों व्याख्यात्मक प्रकृति। इसे आप स्वरूप के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों अलग अलग इतिहासकार अक्सर अपने दृष्टिकोण और अपने समय के संदर्भ के आधार पर एक ही घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, व्याख्यात्मक प्रकृति। अलग अलग इतिहासकार अक्सर अपने दृष्टिकोण और अपने समय के संदर्भ के आधार पर एक ही घटना को अलग अलग व्याख्या करते हैं। वो कैसे को होता है, तो हम ही लोग जो हम लोग का देखने का नजरिया और किसी जो चीज हम लोग देख रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं वही चीज हो सकता है हमारा दोस्त कोई और दृष्टि से देखे। तो वही है कि अलग अलग इतिहासकार अक्सर अपने दृष्टिकोण को अपने समय के संदर्भ के आधार पर एक ही घटना की अलग अलग व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप यही उदाहरण लिखिएगा, यही लैंग्वेज लिखिएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए, जबकि भारतीय इतिहासकार 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं। दोस्तों जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो जो भारतीय इतिहासकार थे इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते थे। वही जो ब्रिटिश इतिहासकार थे अक्सर इसे सिपाही विद्रोह कहते थे, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि जो सिपाही लोग के पास जो बंदूक वगैरह होते थे, उन्हें पता चला कि ये उन्हें जो बताया गया था ये मतलब मांस से बन रही थी। तो ब्रिटिश के नजर में उसे जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्हें लगा कि यह
उन्हें लगा या विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते थे। 1857 को विद्रोह को ब्रिटिश इसे सिपाही विद्रोह कहते थे, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते थे। तो यही है कि व्याख्यात्मक प्रकृति, अलग अलग इतिहासकार अक्सर अपने दृष्टिकोण और अपने समय के संदर्भ के आधार पर एक ही घटना को अलग अलग व्याख्या करते हैं। आप उदाहरण के लिए कोई सा भी घटना को लिख सकते हैं जो आपको पता हो। हमने यहाँ पर 1857 के विद्रोह को लिखा, आप किसी भी घटना को लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं बहुविषयक दृष्टिकोण के बारे में कि बहुविषयक दृष्टिकोण क्या होता है। दोस्तों, इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। या कैसे जुड़ा हुआ है, देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहास, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। या अंततः विषय प्रकृति पिछली घटनाओं के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण इतिहास समय के साथ मनुष्यों और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन कराता है। इतिहास की प्रकृति में एक नैतिक आयाम भी शामिल होता है। यह हमें मानवीय कार्यों और निर्णयों के परिणामों को समझने और भविष्य के लिए सबक सिखाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हेलोकास्ट का अध्ययन हमें नफरत और पूर्वाग्रह के खतरों की याद दिलाता है, हमें सहिष्णुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आग्रह करता है। इतिहास की समावेशी प्रकृति एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक इतिहास केवल राजाओं और शासकों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाएं, मजदूरों और स्वदेशी समुदाय जैसे हाशिए के समूह के अनुभव भी शामिल हैं। यह समावेशिता अतीत की अधिक व्यापक समझ सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, फिर लास्ट में लिख सकते हैं, इतिहास की प्रकृति गतिशील, साक्ष्य आधारित और व्याख्यात्मक है। यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। इतिहास की प्रकृति गतिशील, साक्ष्य आधारित और व्याख्यात्मक है। यह अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, मानवता के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करता है और बेहतर भविष्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम आगे आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 3 और भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, अब पॉइंट वाइज लिखिएगा तो काफी अच्छा काफी आंसर आपका इफेक्टिव लगेगा और आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। जैसे आप स्वरूप के में लिख सकते हैं। पहला तो आपका था कालानुक्रमिक रूपरेखा, इसके बाद गतिशील और सतत। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ बहुत ही मिनिमम फी में दिया गया है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है। हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन को आपके सिलेबस से एनालिसिस करके हैं और जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को ध्यान में रख के बनाए, ताकि आप यदि डीएमए गेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए। हम लोग इसे बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जरूर विजिट करें और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसे हम लोग टेलीग्राम चैनल में देते हैं तो नीचे ऊपर हो जाता है, तो स्टूडेंट इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाते हैं। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आपको एक फोल्डर में एमडीसी पेपर के जितने भी आपके हैं, एमडीसी पेपर में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करवाई जाती है सारे पेपर का आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ एमडीसी पेपर का ही नहीं, आप सेक पेपर, वीएससी पेपर, एएससी पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, आपके जितने भी पेपर हैं सेमेस्टर में, सारे पेपर का आपको डीएमए गेस्ट पेपर मिल जाएगी एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। और आप कोई भी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीबीएमक्यू अपडेट्स और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमारे से जुड़ना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपके तक
पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप जरूर नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको सवालों का जवाब दे पाएं। धन्यवाद दोस्तों।